बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो चल रहा है, इस हवाले से कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं। पहली खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान ने रात गए भारत पे मिसाइल दाग दिए हैं और भारत की बोलती होगी ये बंद, आगे से रिएक्ट ही नहीं कर सका। और दूसरी खबर यह है कि शायद पाकिस्तान लंबी जंग की प्लानिंग कर रहा है। ये क्या मामला है, ये भी बताते हैं आपको। और फिर क्या पाकिस्तान, जो भारत ने अब भी जारयत की है सिंध तास माहदे को मुअत्तल करके, क्या ये मामला आलमी जंगी जराइम की जो अदालत है उसमें पाकिस्तान ये मामला ले जा सकते हैं? इस हवाले से आलमी कवानीन क्या कहते हैं। और फिर जो सिख बरादरी है उसने तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या इस तरह के कुछ सरप्राइज भारत के अंदर से मजीद आ सकते हैं आइंदा चंद दिनों में? इस पर बात करेंगे। ये मोदी साहब जब ये हुआ ना पहलगाम वाला मामला, तो उसके बाद जनाब मोदी साहब सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके जनाब बड़े जज्बाती होके हिंदुस्तान वापस आए थे। और आते ही इन्होंने कहा था जनाब, फिर वो उनकी जो काबीना की सलामती कमेटी की मीटिंग है उसमें जनाब उसके बाद फिर जो फैसले फूसले हुए, फिर जनाब उन्होंने कहा कि जनाब मोदी साहब ये फरमा रहे हैं कि हमारा खून खौल रहा है, ये हमने बदला लेना है। और वहां के वजीर भी और मीडिया भी, अब मैंने देखा है कल उनका मीडिया जो था चल रहा था, तो वो जनाब उनके पास ना बेचने को कोई सौदा भी नजर नहीं आ रहा था मुझे। खबरें क्या चल रही हैं, लो जनाब पाकिस्तान का झंडा जो है ये फुटपाथों पे लगा दिया गया, लोग नफरत का इजहार कर रहे हैं। वो मुझे फुटेज जो है वो गुम हो गई है, यानी वो उसको सेव नहीं कर सका। वो जो जहां इन्होंने फुटपाथों पे झंडे लगाए थे ना पाकिस्तान के परचम, तो वो मुस्लिम खवातीन दो औरतें जो हैं वो बुरा भला भी कह रही हैं उनको, और वो झंडे जो हैं वो उठा भी रही हैं। वो उन्होंने चश्मा कर दिए हुए थे ना फुटपाथ के साथ, उनको बाकायदा उन्होंने खाड़ा है और किसी की जरूरत नहीं हुई कि उनको रोक सके। और बच्चे जो हैं, मुसलमान बच्चे जो हैं, उनसे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगवा सके। ये तो इनका हाल है, खून खोल रहा है। अच्छा, ये खून है ना, इनको शायद पता नहीं है मोदी साहब को, जो खून होता है ना, जो माया होता है, माया लिक्विड होता है। और लिक्विड को अगर मुसलसल उबाला जाए, यानी खोल रहा है, उबल रहा है, तो फिर वो जम जाता है, खुश्क हो जाता है। पहले इनका खून जो है ये खोल रहा था, अब मुझे लगता है कि जनाब इनका खून जो है ये खुश्क हो गया हुआ है, मुझे ये लग रहा है। और दूसरी जो बात है कि जब सुनते थे जनाब छोटी बड़ी मैशत, 1 अरब 45 करोड़ लोगों की जनाब ये मंडी है, पूरी दुनिया जनाब इनकी ताबेदार है, पता नहीं क्या है। कितनी ताबेदार हो गई जनाब, पता चल गया ना। ये कितने दिन हो गए इस वाक्य को? किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान की मजम्मत की है? पाकिस्तान की मजम्मत नहीं ये करवा सके, टेले तक जोर लाया। इस हवाले से सिर्फ एक इसराइल इनके साथ खड़ा हुआ, और इन्होंने वहां जो पाकिस्तान के हाई कमीशन के खिलाफ के बाहर बरतानिया में पाकिस्तान के खिलाफ जो मुजाहरा मजूरा किया, वहां भी इसराइल के झंडे लेके पहुंचे हुए थे। और हमारे पास ऐसी इतलात है कि वहां से इसराइल से कुछ अहलकार जो हैं, कमांडोज जो हैं, वो श्रीनगर आए हुए हैं 16-17 के करीब। और अब खबर ये भी आ रही है, गैर मुसद्दका खबर है, ये मुसद्दका खबर नहीं है, लेकिन ये है कि वहां उनके जो इसराइली कमांडोज आए हुए थे ना इनकी मदद के लिए, वो ही अगवा हो गए हैं, पकड़ के ले गए हैं वो। पर इन्होंने जब शोर बड़ा मचाया हुआ था, लग ये रहा था। और सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ है यूएन का, वहां ये पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करवा सके। वहां भी बड़ी कोशिश की अमेरिका ने और भारत ने, लेकिन पाकिस्तान और चीन ने जनाब उसकी जो लैंग्वेज है, वो उसकी तहरीर है, वही तब्दील करवा दी। ये जो दहशत गर्दी है, इसके खिलाफ तो जनाब हम हमेशा मजम्मत करते रहे, जहां से भी हो रही हो, जहां भी हो रही हो, इसकी मजम्मत करते। लेकिन ये मुद्दा पाकिस्तान पे डालना वो नहीं माने सलामती कौंसिल वाले, उनका नहीं। हालांकि ये मेंबर है उसका, सलामती कौंसिल का इस वक्त गैर मुस्तकिल मेंबर जो होते हैं, वो नहीं हो सका। अगर ये ज्यादा जोर जोर डालते तो वो भी तो हो जाना था। चाइना मुकम्मल तौर पे सर हमारे साथ आके खड़ा हो गया हुआ है। चाइना के वजीर खारजा ने हमारे वजीर खारजा के साथ बात की है, और उन्होंने ये कहा जनाब दहशत गर्दी की इस जंग में हम पाकिस्तान के साथ हैं। फिर बरतानिया के वजीर खारजा ने हमारे वजीर खारजा सागदार के साथ बात की है,
उन्होंने तो खैर वही बात जो यूरोपियन करते होते हैं जनाब, मिल बैठ के देखो जनाब, ये मसलन कोई हल कर दो वगैरह वगैरह, इस तरह की गल्लां गुल्लां कीतियां। लेकिन चीनी जेडे ने उन्होंने तो खुल खिला के जनाब साडे नाल खड़े हो गए ने आके। और दूसरी जो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब, क्या पाकिस्तान इस मामले को आलमी जो इंसाफ की अदालत है जराइम की, वहां ले जा सकता है? तो इस हवाले से जनाब जो आलमी कवानीन है वो ये कहते हैं जनाब, एक तो है जनाब जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। एक है जनाब ऑफिशियल प्रोटोकॉल 1 और दूसरा है एडिशनल प्रोटोकॉल 2। ये कहते हैं जनाब उसका एक आर्टिकल है 54 और उसके क्लाज है 1 और सेकंड क्लाज है 2 और आर्टिकल जो एडिशनल प्रोटोकॉल वाले ना उसका आर्टिकल है 14। वो ये कहते हैं कि जनाब जो पानी है इसको जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मसलन ये है कि ऊपर से पानी आ रहा है और दुश्मन की फौजें नीचे हैं, आपकी फौजें ऊपर हैं, तो आप ये नहीं हो सकता जनाब वो पानी बंद कर दें या उसमें जहन मिला दें कि जनाब अगली जो फौज है पिएगी तो जनाब लोग मारे जाएंगे। ये बैनुल अक़वामी कवानीन है। और वो ये भी है उसमें कि जो शहरी आबादियां हैं उनके ऊपर अब हमलावर नहीं हो सकते। ये जिन्होंने पानी बंद किया है ये शहरी आबादियों पे हमलावर होने के मुतरादिफ है, जंगी हथियार के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब ये देखें आपने वहां पहलगाम में वो दहशतगर्दी करवाई है, वो दरअंदाजा है वहां से, तो जनाब ये जो आप जब तक आप ठीक नहीं होंगे हमारा खून खोल रहा है, तो उस वक्त तक पानी जो है सिंतास मादा मोतल, अगर सिंतास मादा अंदर से आवाजें उठ रही हैं, वहां के जो आबी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं भाई ये तो रोक ही नहीं सकता पानी, इनके पास वसाइल ही नहीं है। और दूसरा ये कि अगर सिंतास मादा जो है ये मोतल हो गया हुआ है, जो मैंने पहले दिन बात की थी, अब यही बात वहां के लोग कर रहे हैं, अभी माहिरीन जो हैं वो कह रहे हैं जनाब इस तरह ये मादा मोतल करके आप तो दरिया सतलुज, दरिया रावी और दरिया ब्यास पर जो पानी आपने जहां बंद शंद बना के रोका हुआ है उस महादे के तहत, तो उस पर उस पानी पर पाकिस्तान का हक जो है वो आपने कबूल कर लिया है। और आलमी कवानीन के तहत जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि ये एक दरिया जितने मुल्कों के अंदर से गुजरता है उस पे उन तमाम ममालिक का हक होता है। ये जो मादा किया है ना ये भी इंटरनेशनल लॉज के ताबे है, एमीनी मादे हो जाते। और उसके तहत दोनों ममालिक ने जनाब ये तय कर लिया कि जनाब ये दरिया 3 हमारे तो 3 तुम्हारे, ये हुआ था ना। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ ये आलमी क्या इंसाफ की जो अदालत है जंगी जराइम वाली, उसमें इस मामले को पाकिस्तान ले जा सकता है। तो उसमें जनाब ये कहा गया है कि स्टार्मिंग ऑफ सिविलियन जो है, यानी जो शहरी आबादियां हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। और इस किस्म की जजमेंट मौजूद है उस अदालत की कि जनाब ये जो पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना है, ज़ाहिर है दूसरे मुल्क के शहरी जो उससे मुतासर हो रहे हैं वो भूखे मर सकते हैं, प्यासे मर सकते हैं, तो ये ऐसे ही समझा जाएगा जैसे आपने शहरी आबादी पे हमला कर दिया है। अच्छा, मेरे एक दोस्त एक बहस हो रही थी उनके साथ, जनाब ये देखें ये आलमी कवानीन ऐसे ही होते हैं, ये देखें जनाब इसराइल क्या कर रहा है वहां फलस्तीन में। ओ भाई पाकिस्तान फलस्तीन है, पाकिस्तान की हैसियत कुछ और है, पाकिस्तान इस अंदाज में टक्कर दे रहा है भारत को, बल्कि उससे आगे बढ़ के एक कदम आगे हैं हम। वो तो कुछ नहीं करते, यानी उनकी जो कहते हैं 1 अरब 45 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, पता नहीं कितनी बड़ी मैशियत और तमाम लोगों के तमाम ममालिक की जो जरूरत है जनाब इंडिया, उन्होंने तुन के रख देता पाकिस्तान ने, छोटे ਜਿਹੇ मुल्क ने यूएन ਦੇ ਵਿੱਚ करारदाद नहीं यार पास करवा सके पाकिस्तान के खिलाफ, ये ना हाल। और दूसरी जो मैंने बात की है ना कि जनाब रात गए कोई इन्होंने पाकिस्तान ने मिसाइल दागे हैं, ज़ाहिर है हमने मिसाइल बनाए हैं कि वो अदबियात चलाने देने नहीं बनाए ना, चलाने वास्ते बनाया। ये पहली मरतबा पाकिस्तान ने जनाब जो अपने मिसाइल बना रखे हैं उनका जनाब दुश्मन मुल्क पे तजर्बा कर लिया। मैं बड़े वसूख के साथ ये पक्की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जनाब पाकिस्तान का एक मिसाइल है फतह 1, वो हमने चलाए हैं। वो कल अपने विलाग में मैंने अर्ज किया था ना जनाब, उन्होंने जंग छेड़ दी है कंट्रोल ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जनाब उन्होंने कुछ कोशिश की है और पाकिस्तान जनाब उनको वो फैंटी शैंटी लगा रहा है और 2 चौकियां तबाह कर दी हैं। फायरिंग शायरिंग हुई है थोड़ी देर, तो ये कोई
11:30-12 बजे के करीब ना, कल एक दिन पहले इन्होंने हमला शमला किया था इन्होंने। और पाकिस्तान के पास पहले से ही इतला थी जनाब, इन्होंने जो कुछ करना है, पाकिस्तान की तैयारियां ये मुकम्मल थी जनाब। तो इन्होंने जनाब ये पहले तो फायरिंग शायरिंग का, हल्की फुल्की फायरिंग का तबादला शबादला होता रहा। फिर जो फतेह 1 है ना मिसाइल, ये 4 महाजों पे, वादी अलीपा और इधर उधर 4 कंट्रोल लाइन पे 4 महाजों पे ये फायरिंग शायरिंग हो रही थी, तबादला हो रहा था। तो फिर जनाब इन्होंने ये जो फतेह 1 मिसाइल हमारे, इसका तजर्बा किया दुश्मन पे। पहली मरतबा पाकिस्तान ने ये चलाए हैं अपने दुश्मन मुल्क के खिलाफ। तो जनाब 4 मिसाइल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 मिसाइल जनाब दागे गए हैं। और जनाब दूसरी तरफ की 4 चौकियां जो हैं वो तबाह कर दी गई। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वहां कोई इनका स्टेशन है आर्मी का, कोई वहां ट्रेनिंग श्रेनिंग होती है ये वो। तो शायद पाकिस्तान के कमांडोज ने वहां जाके कब्जा कर लिया, लेकिन ये गैर मसद का अतला है। वो इस तरह भी होना ना, अपनी कौम को हौसला देने वास्ते ये खबर शबर आती रहती, लेकिन इस खबर की मैं तस्दीक नहीं करता। लेकिन ये मैं थोड़ा दस रहा कि फतेह 1 जड़ा ना उन्हें 4 चले ने ते 4 चौकियां उन्हें दियां तबाह करतियां। पाकिस्तान बड़ी तैयारी चा, और मैनू ये लगता कि इन्हों पहलों तो ही ये खबर सी, ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਫਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜੁਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। क्यादत च भी जरूरत होनी चाहिए है ना, अस्करी क्यादत हो या सिविल क्यादत हो, जरूरत की भी कोई कमी नहीं हैगी। और ये दूसरा, वो कल मैंने बता दिया था कि जो सकरदू में इन्होंने अपने ड्रोन श्रोन जो है वहां सेट सुट कर दिए जाके। और अब खबर ये है कि जनाब स्वात और सकरदू के जो हवाई अड्डे हैं ना, वो फाल कर दिए गए, टाकी टुकी मार के, झाड़ियां चुड़ियां कट के इंच सीधा। और वहां जो है पाकिस्तान के जो त्यारे हैं F-17 थंडर, वो जनाब परवाजें कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई अभिनंदन टाइप आवे तो जनाब फिर असं चाह शाह का बंदोबस्त करिए, नाल बिस्कुट बुस्कुट भी खिलाइए। लेकिन इस दफा भी वापस नहीं होने जितने भी अभिनंदन आने। तो बहरहाल ये जनाब वहाँ वो भी पाक फजाइया की जो मुश्किलें वहाँ पे हो रही है। और एक जो मैंने अर्ज किया था ना इंट्रो में कि पाकिस्तान जो है ये लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। एक तो ये कि चाइना के साथ हमारे मामला जो हैं वो अंदर खाते हॉटलाइनें वगैरह कायम हो गई हुई हैं, और फिर ज़ाहिर है असले की तरसील ये वो कुछ सौदे पड़े हुए हैं जो हो गए हुए हैं, तो उनकी भी तरसील होनी है माल की, असले की। और दूसरी जो बात यह है कि ये मैं कह रहा हूँ, मैं डाट मिला रहा हूँ, नुक्ते मिला रहा हूँ, तस्वीर बन जाएगी। तो आपको याद होगा कि 90 की दहाई में, बल्कि उसके बाद भी कई मरतबा जो F-16 पाकिस्तान ने ली हुई अमरीका से, और अमरीका हर दूसरे दिन रौला पा लेंदा जनाब सिर्फ दफाई मकासद वास्ते है, जारियत वास्ते इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो इन्होंने अभिनंदन सटिया उदो इंडिया ने बड़ा रौला पाया जनाब, देखें जनाब इन्होंने F-16 इस्तेमाल किया है, और हमने एक F-16 जो इनका गिरा लिया पाकिस्तान का। तो वो फिर हमने गिनती करवाई थी, जनाब इतने हैं, ये आके देख लें, हैंगर्स में खड़े हुए हैं, तादाद ये को गिरा है, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। बल्कि इब्तिदा में आई थी खबर, मैंने कहा सर एक इसराइल नाल रह गया। आपको याद होगा इब्तिदा में खबर है 2 त्यारे गिराए हैं और 2 पायलट पकड़े हैं। एक इसराइली था, वो पता नहीं उस वक्त इमरान खान और बाजवा साहब और फैज भी सब क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था। तो उसको तो मैंने कहने चुप चुपीते कट कुट दिता सी। ਉਹਦਾ नतीजा निकले को सारे उत्थे आके 17 बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ कमांडो इस टाइप के उत्थे आके बैठे ने जनाब श्रीनगर ਦੇ प्लैनिंग श्लैनिंग कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो अल फतेह वाला मामला आया उधरों कोई मिसाइल मसूल कोई नहीं होया, बस फिर खामोशी। उस तो बाद कोई नहीं समझ आई उन्होंने कि हो गया। वो कोई नहीं शायद कर रहे थे इस गल की, वो समझते जनाब जिदा पहलों फायरिंग करते रहते थे कि जनाब साढ़े किदा बंदा जख्मी हो गया, किदा बंदा उन्होंने जख्मी हो गया, 2 शहरी शहीद हो गए। पाकिस्तान तो शहरी आबादी भी कर नहीं सकता उस तरह फायरिंग जैसे वो करते हैं, क्योंकि वो वहां भी हमारे भाई बैठे हुए हैं कश्मीरी जो है। अच्छा, बहरहाल ये जनाब जो मैं कह रहा हूँ कि जो उस वक्त F-16 वगैरह हमारे पास है, तो जो अमेरिका जो है ना आए रोज जो पाबंदियां लगा देता है। अब तो काफी अरसे से नहीं, वो जनाब उसके पुर्जे जो है ना, फाजल पुर्जे, वो बड़े स्पेयर पार्ट्स वो बड़े जरूरी होते हैं। ये जो जहाज वगैरह थे, मेरे को जल्दी जल्दी कुछ पुर्जे जो है बदलने होते हैं। तो उस वक्त हुआ ये था कि उसने बाकी जिनके पास F-16 या पुर्जे वगैरह हैं उनको सबको मना किया होता, नहीं नहीं पाकिस्तान में देना, पाकिस्तान में देना। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने F-16 को चालू रखने के लिए ना
वर्किंग कंडीशन में बरकरार रखने के लिए इन्होंने तुर्की से कुछ स्पेयर पार्ट्स मंगवाए थे, काम चलाया था अपना, और उनके जो परवाजें थी वो जरा कम कर दी थी कि पुर्जे ज्यादा का सड़ना, लेकिन तुर्की से इन्होंने वो मंगवाए थे। अब तुर्की से एक त्यारा पाकिस्तान में आया है C-130, उन्होंने कोई कंबल लेके तो आया नहीं, ये त्यारा जड़ा बड़ा हरकुलिस टाइप त्यारा है, बड़ा सामान टैंक शैंक भी चढ़ जाते हैं अंदर ही। तो मुझे ये लग रहा है कि ज़ाहिर है अगर हम F-16 को इस जंग में इस्तेमाल करते हैं, दफाई मकासद के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर अमेरिका जो है वो फिर पाबंदी लगा सकता है। अगर पुर्जे नहीं देगा, स्पेयर पार्ट्स नहीं देगा, तो फिर वो हमें ग्राउंड करने पड़ेंगे। मुझे ये लग रहा है, अगर मैं डाट मिला के तस्वीर बनाता हूं, तो मुझे ये लग रहा है कि इस तरह के जो स्पेयर पार्ट्स वाला इशू है ना, ये जो त्यारा ना, ये आया जंगी मकासद वास्ते है, ये कोई कंबल चंबल लैके नहीं आया, सलाबजद खान की मदद वास्ते नहीं आया। ये त्यारा जो आया ना, ये आया जंगी मकासद वास्ते है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो 17 दिन की जंग जो हुई थी सितंबर 1965 वाली, उस वक्त भी ये लोगों ने बातें की थी कि जनाब पाकिस्तान को तो असला मुकने वाला सी, तो जंग लंबी हो जाती थी। वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है इस हवाले से वो उन्होंने कहा भी है कि जनाब हम खुद कफील हैं दफा के मामले में। तो मुझे ये लग रहा है कि जनाब ये दफाई साजो सामान जो भी है, जो ज़रूरत है उसके मुताबिक ये लंबी जंग की प्लानिंग है। अगर जंग लंबी हो जाती है, रवायती किस्म की जंग होती है, तो फिर तो लंबी होगी, तो फिर उसके लिए वो कर रहे हैं जनाब इंतजामात और प्लानिंग। और उसके बाद जनाब जो मैंने अर्ज किया है कि जनाब जैसे ये खालिस्तान वाला इशू है वो एक मरतबा फिर गर्म हो गया है। रेफरेंडम तो होंदे रहंदे ने ना, कनेडा च यूरोप जिधर उधर ज़ारा बड़े उथे सिख कम्यूनिटी बड़ी बहुत बड़ी तादाद ने, और भारत वाले जो हैं इन्होंने वो सिख एक रहनुमा जो थे खालिस्तान वाले, वो वहाँ इनकी जो राह है उसने उनको कत्ल भी करवा दिया था, और कनेडा ने बड़ा एहतजाज किया था इस पे। तो वो जो सिख कम्युनिटी है वो ये कह रहे नहीं, पाकिस्तान के साथ हम नहीं लड़ सकते और ना ही हम पाकिस्तान को बुरा भला कह सकते हैं। ये तो कहते हैं जनाब हमारे लिए ऐसी है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना है, गुरु नानक की ये जन्मभूमि है और हमारे मुकद्दस मकामात हैं जहाँ पे, और हमें पाकिस्तान जो है हमेशा फैसिलिटेट करता है, आनर देता है, इज्जत देता है। ते नहीं भाई, और इंडियन जो है वो कहते हैं जनाब उन्होंने सारी नस्ल कुशी थे होते ने। वैसे नहीं, इसमें जो हिंदू इंतहा पसंद है ना, उनका भी बड़ा अमल दखल है। आपको याद होगा कि 2000 में जब क्लिंटन आए थे अमेरिकी सदर भारत में, तो 36 सिख जो हैं वो मार दिए गए थे। मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई, मुसलमानों की इबादत गाहों पर चढ़ाई, बाबरी मस्जिद वाला मामला आपके सामने है। वो अगर कोई गाय खरीद के लिए जा रहा होता है, वो मुसलमान होता है, उस पर तशद्दुद करते हैं, कत्ल तक कर देते हैं। जो इंसाफ पसंद हिंदू हैं उन्होंने बड़ी जो ना गड़बड़ की हुई है, और जो हुकूक इंसानी की आलमी तंजीमें वो उस पर आवाज भी बुलंद करती रहती हैं कि की लोग नहीं यार। और दूसरी बात यह है कि ये आपको याद होगा कि इन्होंने एक ब्लू स्टार नाम का ऑपरेशन किया था इंदिरा गांधी के दौर में, जून 84 में। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में जनाब फिर उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जो है वो कत्ल हो गई थी अक्टूबर 1984 में। तो जरनैल सिंह भिंडरा वाले जो हैं वो इन्होंने कत्ल किए थे गोल्डन टेम्पल पे, अमृतसर पे इन्होंने हमला किया था, बड़ी मुकद्दस जगह है उनकी। तो वो जनाब फिर उसके बाद जनाब सिख जो है वो साड़ी हुकूमत दी पॉलिसियां भी तो इंजीनियर बदलती रही है ना। इस हवाले के नाल पहलों असीं जिहड़ियां उत्थे आज़ादी दी तहरीकां सी, जिथे जिथे भी उत्थे पाकिस्तान का नाम आउंदा सी ना पाकिस्तान उन्हां दी मदद करदा, अखलाकी मदद ही सही। फिर जनाब असीं बिल्कुल ही घसुन वट्टे जी होके बैठ गए, ते इंडिया जिहड़ा असीं जनाब बड़ा इखलास ज़ाहिर कर रहे सी, इंडिया जिहड़ा जनाब उन्हें वो शेर हो गया। कश्मीर हड़प ही कर गया ना एक तरह का। वो तो हुण दोबारा मसला खुद ही अपनी नाहली और नालैकी और बेवकूफ़ी की वजह ना दोबारा उन्होंने जिंदा कर दिता कश्मीर वाले इशू पूरी दुनिया के। और हाँ जी है ना सलामती कौंसल की करारदाद जी इन्होंने पास करवाई है अपने वालों, वो तो ये पता लगता कि वो कश्मीर को मतनाज़ा इलाका समझ रहे हैं करारदादा के मुताबिक। और आपके इल्म है कि कश्मीर का बच्चा बच्चा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, कश्मीर बन गया पाकिस्तान का नारा लगा रहा है। और वहाँ आज़ादी की तहरीक जो है वो उसकी एक
तवील कुर्बानियों की दास्तान है। आपको पता ही होगा कि फिर इंदिरा गांधी जो है वज़ीर आज़म, तो उनको फिर उनके जो सिख मुहाफ़िज़ थे, उन्होंने फायरिंग करके जो है अक्टूबर 84 में वो कत्ल कर दिया था। और सिख जो है ये वाला वाक़या जो सानेहाना भूले नहीं है। और जो उनके सिख रहनुमा हैं, जो यूरोप में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, जो मज़हबी सिख रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं। और वहाँ ज़्यादा सिखों की एक बड़ी तादाद है, 2 करोड़ के करीब सिख हैं वहाँ पंजाब में, मशरक़ी पंजाब में, तो ये बल्कि हिंदुस्तान पूरे में। तो फ़ौज में भी एक बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये कह रहे हैं जनाब साडे फौजी नहीं लड़नगे। बहरहाल फ़ौज का एक डिसिप्लिन हुंदा, इन्हू 100% तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ये हो रहा है, खालिस्तान वाला इशू एक दफ़ा फिर जो है वो तेज़ हो गया है। और वहाँ तो भारत में तो 6-7 बल्कि इससे भी ज़्यादा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। अभी आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले, कुछ हफ्ते पहले वहाँ जो मणिपुर है, वहाँ पे क्या हुआ है? वो तो उन्होंने एक तरह से आज़ादी का ऐलान कर दिया। नागालैंड में कई मरतबा हुआ है। और फिर तमिलनाडु में राजीव गांधी तमिलनाडु में कत्ल हुए थे, केरला में, त्रिपुरा में, और फिर असम, खैर वो उनके पास जिनको ये कहते नहीं हम 6 सिस्टर स्टेट्स, बल्कि कई 7 कहते हैं, और एक भाई भी गिनते हैं। सिक्किम नहीं, वो जिसे इन्होंने शामिल किया था शायद मेरे ख्याल ये 74, 3, 4, 5 में, वो इंदिरा गांधी के दौर में। तो वो कहते हैं जनाब कि ये 6 जो हैं ये सिस्टर स्टेट्स हैं, 7वां भाई है, इस तरह का। और इनकी जो सरहदें हैं ना, वो बांग्लादेश के साथ भी लगती हैं, चाइना के साथ भी लगती हैं। चाइना के साथ 1000 किलोमीटर की तकरीबन जो बाउंड्री होगी, और जो बांग्लादेश के साथ सरहद है वो भी मेरे ख्याल 800-900 किलोमीटर जो है ना तवील है। वैसे कुदरत जो है वो वैसे ही कुदरती तौर पे ये जो पाकिस्तान जो है इसकी मदद हो रही है। अगर हसीना वाजिद वहाँ पे होती तो फिर मामला और होना था। अब वहाँ जो है इनकलाब के बाद हुकूमत आ गई हुई है, और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं चाइना में, उन्होंने जो खिताब किया तो उन्होंने इन जो सिस्टर स्टेट्स हैं इनका भी जिक्र किया था। तो वहाँ से भी कुछ सरप्राइज ऐसा आ सकता है कि जनाब वो वहाँ पे जनाब कोई आज़ादी के तरीके जो है जोर पकड़ जाए, कुछ और हो जाए। फिर बांग्लादेश और चाइना के हवाले से जो ये इंडियन सोच रहे हैं कि जनाब वो हमारे खिलाफ है हमेशा, और ये वो जो हसीना वाजिद के जाने के बाद ये तो बांग्लादेश को अपना दुश्मन डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं, ये जो भारतीय हैं। तो वहाँ भी कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज कोई आ सकता है ना। और फिर इन्होंने एक और जिनकी कह लें कि आप चाल पकड़ी गई है, हुआ ये कि ये पहलगाम वाला जब वाक़या हुआ है ना, तो ये हमारे पास इतलात तो पहले ही है कि बीएलए को भी यही सपोर्ट करते हैं, और जो फितना अल खारिज है उसको भी यही सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने हमें एंगेज करने की कोशिश की मशरक़ी सरहदों पे, और इनका ख्याल था कि जनाब मगरबी सरहदों से जनाब जो है ये गाफिल हो गए हुए हैं, तो इनकी तवज्जो हट गई है। तो इन्होंने कोशिश की फितनतुल खारिज के ज़रिए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर घुस के यहाँ कोई इस तरह की जो दहशतगर्दी है वो की जाए। तो वो पाकिस्तान को पहले से ही ये इतला थी। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये हमारे वज़ीर दाखिले ने कहा है कि हमें कुछ दिन पहले ही इतला मिल गई थी इस बात की। असल में तो मसला ये है, भारत को तकलीफ ये है कि हमने तकरीबन दहशतगर्दी पे काबू पा लिया हुआ है। जिस तरीके से हमारा फैसला हुआ कि जनाब ड्रोन भी इस्तेमाल किए जाएंगे, और फिर जो भी हमारे पास ताकत है, और जो भारतीय हैं वो खुद एक साबिक जर्नैल का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जनाब ये जो बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान को अलग करवाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं मुमकिन ही नहीं है, हमारे पास सप्लाई लाइन ही नहीं है, उन तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, उनकी हम अमली तौर पे इस तरीके से मदद ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं पाकिस्तान जब चाहे इनको उड़ा के रख दे। और ऐसे ही पाकिस्तान को इतला थी, इन्होंने जनाब आराम से प्लानिंग ये की कि आन दो, इन्होंने आने दिया गया, अंदर आने दिया गया। और जहां फिर इन्होंने फैसला कर रखा था कि जहां जनाब इससे आगे नहीं, इनको फिर 3 तरफ से घेर लिया गया, और फिर मारे गए जनाब इन्हें ड्रोन। ये वाकया है जनाब
पाकिस्तान और अफगानिस्तान दी सरहद दे कोल शमाली वजीरिस्तान दे इलाके हसन खेल दे विच वहां जनाब 54 खारज जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं और ये एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और इसकी वजह क्या बनी है? जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ना, ये मैं इसका जो सेहरा है, बाकी भी जिन्होंने हिस्सा लिया है इस मामले में, जिन्होंने प्लानिंग की है वो सब, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, ये उनकी कामयाबी है। 4 दिन पहले ये इनको इंफॉर्मेशन आ गई थी कि जब ये मामला इस तरीके से कहां से लोग आने, पूरी इंफॉर्मेशन इनके पास थी। फिर इन्होंने जनाब आउन दो और फिर जिस अंदाज से अटैक किए समझने का मौका ही नहीं मिले उन्होंने, 54 बंदे खड़का के परे मारे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।